subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं टैक्स मंत्रा। और आज के हम शो में फोकस करेंगे बजट में की गई अनाउंसमेंट पर। आपको याद होगा इसके पहले शनिवार भी हमने बजट पर ही फोकस किया था और जो भी अनाउंसमेंट टैक्स पेयर से जुड़ी इंपॉर्टेंट थी, अहम थी, जो कि जिसकी की जानकारी आपको होनी चाहिए थी, वो भी हमने आपको बताया। एक बार क्विक रिकैप आपको बता देते हैं। उस शो में हमने डिस्कस किया था कि क्या क्या पेनल्टीज नई जोड़ी गई हैं इस बजट में। अगर आपसे कुछ भी यहाँ पर चूक होती है तो कितना किस तरह का मुआवजा आपको देना पड़ सकता है, इस पर हमने चर्चा की थी। इसके अलावा फाइनेंस बिल के तहत काफ़ी सारी घोषणाएं हुई थी जो कि बजट में नहीं बताई गई थी, जैसे कि बिजनेस एक्सपेंडिचर से जुड़ी, वो भी हमने आपको बताया। और शेयर मार्केट से जुड़े भी अनाउंसमेंट पर हमने चर्चा की। चलिए इस चर्चा को आज भी आगे बढ़ाते हैं और कुछ और भी अहम घोषणाएं जो कि आपके काम की हैं उस पर भी हम आगे चर्चा करते हैं। और हमेशा की तरह मुकेश पटेल हमारे साथ मौजूद हैं आपको उन बजट से जुड़ी अनाउंसमेंट की छोटी छोटी बारीकियां बताने के लिए जो कि आपसे मिस हो गई थी, और उसके इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है और आपकी जिंदगी पर किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा, उसको आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक्सपर्ट को शामिल कर लेते हैं। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के शो में। और उस दिन जो चर्चा हुई थी पिछले शनिवार को, उसी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। उसी का एक एक्सटेंडेड एपिसोड हम कर रहे हैं क्योंकि काफी सारी घोषणाएं हुई थी, एक शो में कर पाना तो मुश्किल था। तो आज हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इससे जुड़ी एक बजट में जो अनाउंसमेंट हुई थी उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जो की थी वो थी अपडेटेड रिटर्न की। जो चूक गए हैं, जिन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया है, उनको एक एक्सटेंशन देने की बात की गई थी। तो इस स्कीम का प्रमुख उद्देश्य क्या है और इसके डिटेल्स के बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझा सके तो। पूजा, सबसे पहले तो दर्शकों का हम स्वागत करते हैं। ये हमारे सेकेंड एपिसोड में बजट रिलेटेड जो हमने जिसका नाम सोचा 10 कमांडमेंट्स, 5 महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हमने हमारे पहले पार्ट में लास्ट वीकेंड पर किया। और आज हम जो बात करेंगे और कुछ ऐसे 5 अहम मुद्दों पर। और आपने आज शुरू में बिल्कुल सही मुद्दा उठाया है, ये अपडेटेड रिटर्न की जानकारी के बारे में। इनफैक्ट वित्त मंत्री ने जब अपनी पार्ट बी की बजट स्पीच शुरू की, उसने शुरू में ही सबसे पहले इसका जिक्र करते हुए कहा, जो आपने पूछा, कि एक ऐसी स्कीम वो लाना चाहते हैं जो वॉलंटरी कॉम्प्लायंस को बढ़ावा दे। अब पूजा, आपको ध्यान है कि हमने कुछ अरसे पहले एक बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम किया था हमारे दर्शकों के लिए, जिसको बहुत चाहना भी मिली। वो था AIS के बारे में, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अब ये एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में जैसे हम जानते हैं कि टैक्स पेयर की बहुत सारी फाइनेंशियल, केवल इनकम नहीं, उसकी इन्वेस्टमेंट्स, ट्रांजैक्शंस वगैरह के सब बातों को कैप्चर किया जाता है। और टैक्स पेयर ये देख सकता है कि भाई आयकर विभाग मेरे बारे में ये जानता है, तो उसको जब आयकर का रिटर्न भरना होता है उसको ये बातें ख्याल में रख के उसका रिटर्न भरना चाहिए। अब होता क्या है कि जो प्रवर्तमान प्रावधान है उसके हिसाब से आपका जब असेसमेंट ईयर 1 अप्रैल से शुरू होता है तो आपके लिए रिटर्न भरने की जो डेट है वो जुलाई से शुरू होके लेटेस्ट आपको दिसंबर एंड तक आपका रिटर्न भरना होता है। अगर आपने समय से नहीं भरा तो बिलेटेड रिटर्न भी 31 दिसंबर तक भर सकते हैं। और अगर आपने भरा हो और आपको पता लगे कि उसमें कुछ सुधार करना हो तो रिवाइज रिटर्न भी कर सकते हैं। हालांकि इस वित्तीय वर्ष में स्पेशल केस में कोविड-19 के कारण 31 मार्च की अवधि दी गई है, पर आमतौर से ये 31 दिसंबर वाली डेट में अब वित्त मंत्री ने इसका जिक्र करते हुए ये कहा कि ये समय जो है वो शायद कम पड़ सकता है टैक्स पेयर्स के लिए अपना पूरा रिटर्न का प्रॉपरली उसको चेक करके ठीक ठाक है या नहीं इसके लिए। और मान लीजिए कि कोई भी चूक या भूल
उसके ध्यान में आती है तो उसको एक मौका दिया जाना चाहिए कि वो सुधार कर सके, क्योंकि आज तो वो मौका मिलता नहीं है। सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको इन्वेस्टिगेशन या उसको रीओपनिंग या रिवीजन की नोटिस करके उस पर टैक्स के साथ पेनल्टी वगैरह सब ले सकता है। तो ये चक्कर में टैक्स पेयर न पड़े, इसके लिए उसको एक ऑप्शन दिया गया है कि भाई ये 31 दिसंबर बीत जाने के बाद, और ये अपने जो आने वाले असेसमेंट ईयर है 22-23 माना वित्तीय वर्ष 21-22 के व्यवहारों के लिए लागू होगा कि 31 दिसंबर के बाद अगर आपको ध्यान में आता है कि मेरी कोई चूक है तो आप इसके लिए अपडेटेड रिटर्न भर सकते हैं। तो ये अपडेटेड रिटर्न कहां तक भर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो असेसमेंट ईयर है उसके अंत से 2 साल तक, माना 22-23 का जो है तो आप 31 मार्च 2025 तक भर सकते हैं। अब ये भरने के लिए आपको कुछ तो एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? तो इसके लिए ये जो 2 सेक्शंस हैं इसकी 139 सबसेक्शन 8A और 140 कैपिटल B, तो इन दोनों के तहत ये पूरी स्कीम जो है उसमें ये कहा गया कि अगर पहले वित्तीय वर्ष के अंत तक आप भरते हैं, माना 20 दिसंबर 22 का जो है वो आप मार्च 24 तक भरते हैं तो 25% का एडिशनल टैक्स, और सेकेंड ईयर में भरते हैं तो 50% का एडिशनल टैक्स। माना आपका मान लीजिए कि रेगुलर रेट 30% पड़ता है तो उस पर एडिशनल 25 माना 37.5 और 45, बट इसमें ख्याल ये रखना है कि एडिशनल टैक्स के कॉम्प्यूटेशन में ऐड किया जाएगा और वो बर्डन आपका इंटरेस्ट वगैरह का होगा। तो इसका जो कॉम्प्यूटेशन है वो थोड़ा काफी कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। अब इसमें ये बात का ख्याल रखना है कि कौन भर सकता है। अब उन्होंने कुछ केसेस को एक्सक्लूड कर दिया है कि ये केसेस में आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपके केस में सर्च है, सर्वे है, इन्वेस्टिगेशन है, ब्लैक मनी या मनी लॉन्ड्रिंग वाली ये सब बातें हैं। तो हम जानते हैं एमनेस्टी स्कीम्स भी आती थी, इन लोगों को कोई फायदा नहीं दिया जाता था। तो पकड़े जाने के बाद आप नहीं कर सकते। इनफैक्ट सर्च सीजर में तो ये भी नियम है कि अगले 2 सालों के लिए भी आप नहीं कर सकते हैं। पर और 2 चीजें हैं कि जो अगर आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो आप नहीं कर सकते, वो तो समझ सकते हैं। अब उन्होंने एक रिस्ट्रिक्शन ये भी रखा है कि अगर आपके केस में स्क्रूटिनी की नोटिस निकल चुकी है या निकलती है उसके बाद भी आप अपडेटेड रिटर्न भर नहीं सकेंगे। अब पूजा, मैं यहां एक छोटा सा सुझाव बोर्ड सीबीडीटी के लिए ये रखूंगा कि अगर ये स्कीम को आपको सक्सेसफुल बनाना है तो ये एक जो कंडीशन है कि नोटिस स्क्रूटिनी के, और कंडीशंस ठीक है उसमें आप कहिए कि आप नहीं आ सकते, लेकिन नोटिस देने के बाद भी असेसमेंट पूरा होने से पहले अगर टैक्स पेयर कोई सुधार करना चाहता है, अपनी भूल चूक एडिशनल टैक्स भर के सुधारना चाहता है, तो ये दिया जाना चाहिए, तभी ये स्कीम को रियल सेंस में रिस्पांस मिलेगा। बिल्कुल। तो ये कुछ सुझाव भी दिए गए हैं, लेकिन जो नियम है वो भी हमने आपको डिटेल में समझाया। वॉलंटरी कंप्लायंस को बढ़ावा देने यही इसका उद्देश्य था, उसके बारे में डिटेल हमने आपको जानकारी भी दी, तो इसको भी सावधानी से देखने की जरूरत है एक टैक्स पेयर को। अगला सवाल था, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स के लिए भी कुछ घोषणाएं हुई हैं फाइनेंस बिल में। इसको लेकर कुछ पॉइंट्स निकल कर आए हैं, जिसके कि प्रपोजल से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स की जिम्मेवारी में बड़ी राहत दी गई है। इस तरह के समाचार यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं, तो इसका किसे और कितना फायदा मिलेगा ये भी थोड़ा समझाइए। श्योरली पूजा, ऐसा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के दायरे में हमारी 2 सेक्शंस हैं, जो 111A और 112A, जिसके तहत आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, जहां सिक्योरिटीज या यूनिट्स वगैरह पर एसटीटी पे किया जाता है, ऐसे इक्विटी ओरिएंटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन पर हम जानते हैं कि एसटीसीजी पर 15% और एलटीसीजी पर 10% का स्पेशल रेट है।
अब आम तौर से जो पूरा हमारा रेट स्ट्रक्चर है, वो रेट स्ट्रक्चर के दायरे में एक्चुअली 30% तो हमारा मैक्सिमम इनकम टैक्स का रेट है, पर जो सरचार्ज लगता है वो आपकी इनकम स्लैब के आधार से लगता है। और इसमें हम जैसे जानते हैं कि 10% से शुरू करके 15%, और फिर अगर आपकी 2 करोड़ से ज्यादा इनकम है तो 25%, और 5 करोड़ से ज्यादा टोटल इनकम है तो 37% का सरचार्ज लगता है। तो मान लीजिए जो टैक्स पेयर के केस में ये जो सरचार्ज के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का बर्डन जो है वो काफी बढ़ सकता था, इसलिए जब 2 साल के पहले ये सरचार्ज आया और एक रिप्रेजेंटेशन हुआ एफआईआईज और कैपिटल मार्केट की ओर से, तो उन्होंने 111A और 112A में तो छूट ये दे दी कि भाई आपका सरचार्ज जो है वो आपकी ज्यादा इनकम होगी तो भी ज्यादा से ज्यादा 15% पर कैप किया जाएगा। तो ये एक फायदा खास तौर से इक्विटी मार्केट को, कैपिटल मार्केट को दिया गया था। पर अब रह गए जो हम सेक्शन 112 के दायरे में जो आते हैं टैक्स पेयर्स, कि जिसके केस में मान लीजिए कोई जमीन हो, मकान हो, कोई सोना चांदी के गहने, जवेरात, ऑल दीज अदर काइंड ऑफ कैपिटल एसेट्स, या तो मान लीजिए प्राइवेट इक्विटी शेयर जहां एसटीटी नहीं भरते हैं, डेट ओरिएंटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये सब के केस में अगर 2 करोड़ और 5 करोड़ से आपकी इनकम टोटल ज्यादा है तो आपका इफेक्टिव रेट 20% को कंपेयर करते हुए सरचार्ज और सेस के साथ ऑलमोस्ट मैक्सिमम 28.5% तक जा सकता था, और 2 करोड़ के ऊपर भी 26% हो जाता था। तो ये जो था वो काफी भारी था, ऐसा सबका मानना था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा आप क्यों डिस्टिंक्शन रखते हैं। तो 112 में भी जो अगले साल से माना 1 अप्रैल 2022 से एक स्पेशल रिलैक्सेशन दिया गया है कि अब जैसे 111A और 112A में 15% के सरचार्ज का कैप चल रहा है, उसी तरीके से इधर भी कैप का फायदा मिलेगा। इसका सीधा फायदा ये होगा कि जैसे आपने बताया हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNIs, जो 2 करोड़ और 5 करोड़ से ज्यादा जिनकी इनकम है, उनके केस में अब कोई भी प्रॉपर्टी या प्राइवेट इक्विटी शेयर्स या यूनिट्स ऑफ डेट फंड्स एक्सेट्रा, वो सब केस में भी समझिए 5 करोड़ के ऊपर 4.5% का फायदा हो जाएगा, और 2 करोड़ के ऊपर भी आपको 2% का ये फायदा रहेगा। तो एक दृष्टांत के तौर पे मैं ये कहूंगा कि अगर आप प्रॉपर्टी अभी बेचना चाहते हैं तो रुक जाइए एटलीस्ट 1 अप्रैल तक, क्योंकि मान लीजिए आपका 10 करोड़ का गेन होता है तो 4.5% के हिसाब से आपका 45 लाख रुपए का टैक्स आप बचा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात देखिए आपको बताई गई एक आसान भाषा में, और ये बजट में नहीं बताई गई, ये फाइनेंस बिल में देखिए ये सारी चीजें थी जिसका कि आसान भाषा में हम आपको बता रहे हैं। तो फर्स्ट स्टेप, अगर प्रॉपर्टी बेचने का मन है आपका, क्योंकि दायरा फायदे का बढ़ा दिया गया है, अब अगर आपके पास जमीन है, मकान है, ज्वेलरी है, डेट फंड है, तो उसका भी फायदा अब आपको मिल सकता है। लेकिन 1 अप्रैल 2022 के बाद ये लागू होगा, तो तब तक का वेट कीजिए। तो यहाँ पर 2 करोड़ 5 करोड़ से ज्यादा के टोटल इनकम वाले NHI को भी काफी बड़ी राहत की बात की गई है। अब अगली घोषणा पर आते हैं, जिसको कि काफी ज्यादा इसके बारे में बात की गई, पूरे 2021 में ये फोकस में था, और काफी ज्यादा निवेश भी अब इसमें बढ़ रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, और वो है क्रिप्टो करेंसी। और बजट के पहले काफी जोर शोर से इसको लेकर बात की जा रही थी, और अब इस पर टैक्स की घोषणा हो गई है। तो इस टैक्स की रूपरेखा क्या है सर, ये भी हमारे दर्शकों को बताइए। अब देखिए, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे बजट के डॉक्यूमेंट्स में, फाइनेंस मिनिस्टर्स की स्पीच में, या तो फाइनेंस बिल या मेमोरेंडम, कहीं भी आपको क्रिप्टो वर्ड का जिक्र नहीं मिलेगा। जो शब्द प्रयोग किया गया है और जिसमें क्रिप्टो टैक्स
का बिल्कुल समावेश हो जाएगा, समझिए ऑल क्रिप्टो करेंसीज विल कम विद इन द टैक्स नेट। तो इसके लिए इन्होंने एक सेक्शन 2 जो डेफिनेशन देते हैं उसमें नई सब सेक्शन 47A में उन्होंने वर्चुअल डिजिटल एसेट, जिसको VDA कहा जाता है, और जिसमें क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म से कनेक्टेड काफी बड़ी पेचीदी भाषा है उसकी टेक्निकल, पर उसके दायरे में कोई भी क्रिप्टो करेंसी और उससे रिलेटेड जो भी मुद्दे हैं, मामले हैं टैक्स के, वो कोई छूट नहीं पाएंगे इन्वेस्टमेंट्स। तो एक तो ये ध्यान में रखना है कि एक नई सेक्शन 115 BBH लाई गई है इसको ये पूरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को टैक्स करने के लिए, और इसमें ये कहा गया है कि जो VDA है, जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट में बहुत सारी कुछ इनकम्स ऐसी है, जैसे लॉटरी है, हॉर्स रेसिंग है, ये सब उस टाइप की उसकी कंपैरिजन में इसको भी दिया गया है। और ये कहा गया है पूजा कि इसको 30% का फ्लैट रेट से टैक्स लगेगा, इसमें आपको कोई एग्जम्पशन नहीं रहेगा, कोई डिडक्शन भी नहीं मिलेगा, कोई एक्सपेंडिचर का या आपका समझ लीजिए कोई नुकसान भी है उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा, कोई नुकसान है तो उसका कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेगा। तो ये सब रिस्ट्रिक्शंस रखते हुए सीधा आपके लिए ये प्रावधान किया गया है कि अगर आपकी VDA से ऐसी कोई भी इनकम होती है तो उस पर आपको 30% का फ्लैट टैक्स, जिसको हम क्रिप्टो टैक्स भी कहें, वो देना होगा। हालांकि अभी डिबेट ये चल रहा है कि क्रिप्टो को सरकार ने क्या ये टैक्स ला के मान्यता दी है या इस पर बैन रखा गया है, ये तो एक पूरा अलग सब्जेक्ट है, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे। पर अगर किसी को अब अगले वित्तीय वर्ष से कोई भी ऐसी VDA की एसेट से, माना जिसमें क्रिप्टो आ जाती है, इनकम होती है, तो 30% का टैक्स, और इसके ऊपर नियंत्रण हो सके इसलिए एक नई सेक्शन 194S लाके इन्होंने TDS 1%, जो भी पूरा ट्रांजैक्शन की वैल्यू है उस पर 1% के TDS का भी प्रावधान किया है, ताकि इसको पूरा ठीक ठाक ट्रैक किया जा सके। बिल्कुल। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वित्त मंत्री ने इस पर बात भी की थी कि इसको लेकर और भी आगे गाइडलाइंस आएंगी, जैसा कि मुकेश सर भी बता रहे थे, इसको लेकर और भी गाइडलाइंस आएंगी। अभी इसको वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की तरह माना जा रहा है और कुछ नई गाइडलाइंस भी आई है। टैक्स जो इस पर लगेगा वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है फिलहाल के लिए कि किस तरह का टैक्स यहाँ पर लग सकता है अगर आपको कोई भी गेन होता है, इस पर हमने आपको बताया। हालांकि इस पर और भी गाइडलाइंस अभी आना बाकी है। अगला जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट हुई थी वो ये थी कि एग्जेम्प्ट इनकम को कमाने के लिए किए गए खर्च को डिसअलाउ करने के प्रोविजंस में भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। उनके बारे में मुकेश जी कुछ बताइए। बिल्कुल पूजा, इस पर मैं बात शुरू करूं उसके पहले एक आपने जो गाइडलाइंस के बारे में बात की तो एक जिक्र ये भी कर देता हूं कि उन्होंने कुछ छोड़ा नहीं है टैक्स के दायरे में। सीधा टैक्स तो होगा ही होगा, पर उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर 56(2) के दायरे में इसको गिफ्ट दिया जाता है, आप जानते हैं कि ओनली स्पेसिफाइड एसेट्स पर गिफ्ट का टैक्स लगता है, तो उसमें भी ये VDA को ऐड किया गया है। माना सरकार बिल्कुल सज्ज है कि इसको सब तरीके से कॉर्नर कर ले। और अब हम जो आपने कहा कि सेक्शन 14A, अब ये जो है ये बिजनेस एंटिटीज के लिए ये सेक्शन लगती है और इसमें कई सालों से एक प्रावधान ये है, और खास तौर से जब तक डिविडेंड और कैपिटल गेन की इनकम एग्जम्प्ट हुआ करती थी, इस पर काफी कुछ वाद विवाद भी हुआ करते थे। अब उसका दायरा बहुत कम हो गया है। फिर भी मान लीजिए आपकी टैक्स फ्री बॉन्ड्स वगैरह जैसी या पार्टनरशिप फर्म में से इनकम जैसी कोई एग्जम्प्ट इनकम होती है, तो वो एग्जम्प्ट इनकम कमाने के लिए जो भी कोई खर्च आप करते हैं उसको, इनकम एग्जम्प्ट है तो आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर आपको डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए। ये इसकी पूरी एक रीजनिंग है।
अब सवाल ये होता है कि कई बार तो कैसे आप डिटरमिन करें एक्सपेंस को, ये क्लियर नहीं होता। इसलिए ये कहा गया है 14A में कि भाई दी असेसिंग ऑफिसर कैन रिलाई ऑन द प्रोविजंस ऑफ रूल 8D, अगर टैक्स पेयर ने कुछ इसके बारे में ठीक ठाक एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है तो ऐसे केस में एक जो कंट्रोवर्सी हुआ करती थी, जिस पर काफी कुछ जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस आए, जिसमें ये कहा गया कि अगर संबंधित असेसमेंट ईयर या उसके वित्तीय वर्ष में अगर टैक्स पेयर की कोई एग्जम्प्ट इनकम नहीं होती है, इन्वेस्टमेंट किया गया है पर इनकम उसमें से कोई एक्रू या राइज नहीं हुई है, तो ऐसे केस में आप कोई एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ नहीं कर सकते हैं। अब डिपार्टमेंट का ये कहना था कि भाई हमारा ये मकसद या इंटेंशन नहीं है, हम तो ये रूल के हिसाब से पूरा डिसअलाउंस की गिनती करना चाहते हैं और इसको एड बैक करना चाहते हैं। इसलिए जो चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 माना असेसमेंट ईयर 22-23 से ये नया प्रावधान आपके केस में लगेगा 14A के डिसअलाउंस का, वो ध्यान में रखना है पूजा। बिल्कुल ठीक है। तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट घोषणा थी जिसको कि आपको ध्यान रखना है। मुकेश जी, सैलरीड एम्प्लॉयज तो हर बार बजट में इसी का वेट करते हैं कि टैक्स स्लैब से जुड़े कुछ बदलाव हो, कुछ वहां पर राहत दिया जाए। इस बार के भी बजट में ऐसा कुछ अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, बट 2 साल से जो हम समस्या का फेस कर रहे हैं कोरोना, उससे जुड़ी कुछ घोषणा जरूर हुई थी। कोविड मेडिकल ट्रीटमेंट और कॉम्पनसेशन तथा एनपीएस के जरिए लाभ देने की बात यहाँ पर की गई थी। इसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को, क्योंकि काफी इम्पोर्टेंट ये घोषणा थी जो कि ऐसे समय में इस माहौल में जरूरत भी है। तो इससे क्या लाभ होगा? पूजा, बजट आए हुए करीब मान लीजिए 2 हफ्ते के नजदीक का समय हो गया और सबसे निराश जो एक वर्ग रहा है वो सैलरी टैक्स पेयर्स का रहा है। अब उनके लिए आप समझिए कि ये पूरे डार्क क्लाउड में एक छोटी सी जो सिल्वर लाइनिंग उसको जो कहेंगे, वो एकमात्र रिलीफ उनको ये मिली है कि ये कोविड-19, अब हम जानते हैं जैसे कि सैलरी टैक्स पेयर के केस में उसको अगर अपने एम्प्लॉयर से कोई भी मेडिकल रीइंबर्समेंट का एक्सपेंसेस दिया जाता है, पहले आपको ध्यान था कि एक 15,000 तक का एग्जम्पशन था, उसको फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के बाद निकाल दिया गया। अब जो कुछ बचा है वो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह के लिए है, पर आम ट्रीटमेंट आपने कोविड-19 का मान लीजिए कुछ आपको तकलीफ हुई, उसकी ट्रीटमेंट का आपको खर्च करना पड़ा, उसके रिलेटेड टेस्ट का खर्चा करना पड़ा, तो ऐसे केस में एम्प्लॉयर्स का एक अभिगम रहा है कि भी चलो हम अपने एम्प्लॉई को जो भी 50,000, लाख रुपया, 2 लाख रुपया, इसमें कोई सीलिंग नहीं होती है, खर्च का सपोर्ट जो उसने किया उसको हम रीइंबर्स करते हैं। अब सवाल ये होता है कि अगर इसके लिए कोई सीधी छूट अनाउंस नहीं की जाती है तो ये तो परक्विजिट के दायरे में टैक्स होगा। तो सरकार ने इतनी स्पष्टता, इनफैक्ट ये एक घोषणा तो कुछ समय पहले की गई थी, उसको यहाँ लेजिस्लेटिव फॉर्म दिया गया है सेक्शन 17 में अमेंडमेंट करके और एक सेक्शन 56 में अमेंडमेंट करके। दो परिस्थितियों में, एक तो मान लीजिए आपको या अपने पूरे परिवार के लिए आपने कोई भी कोविड-19 की ट्रीटमेंट का कोई भी मेडिकल खर्च किया हो और आपके एम्प्लॉयर से आपको रीइंबर्स किया जाता है, तो विदाउट एनी लिमिट फॉर द फाइनेंशियल लिमिट फॉर द सेम, वो संपूर्णतः रकम को एग्जम्प्ट माना जाएगा परक्विजिट। और ये जो प्रोविजन है वो वित्तीय वर्ष 2019-20, क्योंकि उसी साल में कोरोना शुरू हो गया था और अभी भी ये जारी है, तो ये एक फायदा रहेगा। मान लीजिए आप इस बार का रिटर्न भरते हैं और कोई ऐसा अमाउंट है तो आप अपने एम्प्लॉयर से रीइंबर्समेंट लेके उसको एग्जम्प्ट दिखा सकते हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि कई केस में जो टैक्स पेयर जो एम्प्लॉई है वो उसका अवसान हो जाता है, पासेस अवे बिकॉज ऑफ द कोविड-19 कंडीशंस, तो उसको कॉम्पेंसेशन
उसको मुआवजा दिया जाता है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा, या तो उसके फैमिली के कुछ फ्रेंड्स, वेल विशर्स, उसके एम्प्लॉयज जो कलीग्स हैं, वो सब इकट्ठे होके उसको कुछ सपोर्ट करते हैं। कोर्ट के आधार से भी कुछ डिसीजन गवर्नमेंट का दिया जाता है कॉम्पेंसेशन। तो ऐसे केसेस में कॉम्पेंसेशन जो फैमिली को मिलता है ऑन डेथ ऑफ द एम्प्लॉय, उसमें 2 प्रावधान किए गए हैं कि एम्प्लॉयर से, अपने मालिक से जो रकम मिलती है उस पर कोई भी सीमा के सिवा कंप्लीट अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज टैक्स फ्री अंडर सेक्शन 56। और अगर आपको अदर देन एम्प्लॉयर और कोई शख्स से मिला हो तो उस केस में 10 लाख रुपए की फाइनेंशियल लिमिट रखी गई है। और ये दोनों के लिए एक शर्त ये भी जोड़ी गई है कि ये जो आपको मुआवजा है वो 12 महीने में मिलना चाहिए। अब हमारा ये सुझाव रहेगा वित्त मंत्री को और बोर्ड को कि ये 12 मंथ्स क्यों? मान लीजिए किसी को कुछ प्रोसीजर होते हुए 1 महीना ज्यादा लग गया, 13 मंथ्स के बाद फैमिली के पास आता है, तो भी ये तो कोविड-19 का कॉम्पेंसेशन है, उसका छूट का फायदा मिलना चाहिए। तो मान लीजिए ये एक हमारा छोटा सा दर्शकों के ओर से गुरु मंत्र इन द फॉर्म ऑफ अ रिक्वेस्ट, जो आज हमने 2-3 ऐसे मुद्दे रखे हैं। हम आशा करें कि फाइनेंस बिल पास होने से पहले इसको ध्यान में रखते हुए वित्त मंत्री कुछ जरूर करें। तो ये आज के लिए काफी है। जी बिल्कुल मुकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया इन कुछ 5 अहम पॉइंट्स पर भी अपनी रोशनी डालने के लिए और हमारे दर्शकों को आसान भाषा में समझाने के लिए कि उनके लिए ये जो अनाउंसमेंट हुए हैं उसके क्या मायने हैं, क्या मतलब है और किन बातों का ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल टैक्स मंत्रा में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।